प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में आप यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि जो भी ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित इंफॉर्मेशन आती है वो आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आज अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में प्रमुख फसलें के बारे में चर्चा करेंगे। कल अपन ने कृषि और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। कृषि से संबंधित तमाम जितनी भी कृषि के प्रकार है उसका यानी कि अध्ययन कल की क्लास में हुआ था। कुछ एक कृषि जैसे अलग विचित्र प्रकार की है, अलग तरह की जो कृषि होती है विश्व के अंदर, उसमें एक कोल खोज कृषि है या उसको सहकारी कृषि भी कहते हैं और दूसरी कृषि है शव खोज कृषि। कोल खोज जो कृषि होती है ये कृषि रूस, सोवियत संघ जो रूस है उसकी एक कृषि प्रणाली है और इस सबसे पहले इसकी शुरुआत सोवियत संघ रूस से हुई थी। उसके बाद अन्य जो साम्यवादी देश हैं जैसे पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया आदि देशों ने भी इसमें अपनाया गया है। इसमें कृषि के बड़े बड़े भूखंड होते हैं और जिसका जो प्रबंधन होता है वो सहकारी संस्था के द्वारा किया जाता है। यानी कि कोल खोज कृषि या सहकारी कृषि के अंदर कृषि के लिए बड़े बड़े भूखंड होते हैं और उसका प्रबंधन एक सहकारी संस्था के द्वारा किया जाता है। ऐसे गरीब किसान होते हैं जो स्वयं कृषि नहीं कर पाते हैं, उसमें खाद, बीज, कृषि यंत्र या बड़े जो जोत है उनके पास में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो एक ऐसी सहकारी संस्था से जुड़ जाते हैं और इसके बाद समस्त उसका जो भी कृषि से संबंधित यंत्र है, बोआई, खरपाई या खाद, बीज, कृषि यंत्र, ये प्रबंधन है वो एक सहकारी संस्था के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे अपन कोल खोज कृषि या सहकारी कृषि कहते हैं। दूसरी है शव खोज कृषि। शव खोज कृषि को राज्य कृषि भी कहते हैं और ये कृषि राज्य के द्वारा नियंत्रित होती है। इस व्यवस्था में फार्म जो होता है, कृषि फार्म होता है, सो स्वयं कृषक का न होकर राज्य की संपत्ति होती है, जिन पर किसान काश्तकार के रूप में कार्य करते हैं और किसानों को उनके कार्य के अनुपात में वेतन दिया जाता है। इजराइल में की जाने वाली इस प्रकार सामूहिक कृषि को किबुत्ज जीन के नाम से जाना जाता है। इजराइल में की जाने वाली जो शव खोज कृषि है उसको किबुत्ज जीन के नाम से जाना जाता है। अब अपन प्रमुख जो फसलें हैं उनमें से विश्व की अगर खाद्य फसल की बात करें तो वो है गेहूँ और भारत की प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है, धान है। तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल जो गेहूँ है, गेहूँ विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसकी कृषि की जाती है और संसार में सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग है वो गेहूँ की कृषि के लिए हुआ है। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूँ है वो यानी एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, परंतु इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। गेहूँ के लिए जो भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती है, तो गेहूँ के लिए तापमान है वो बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पकते समय ये 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री या 20 डिग्री औसत तापमान होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 या 50 से 80 सेमी के तक होनी चाहिए और मृदा है वो नरम मटियार या दोमट मिट्टी में गेहूँ की फसल अच्छी होती है। इसके अलावा गेहूँ जहाँ बोया जाता है उस जोत के अंदर जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए और तेज़ धूप की सुविधा भी होनी चाहिए। ये गेहूँ की भौगोलिक यानी दशा है। पकते समय उसको तेज़ धूप की आवश्यकता होती है और बोते समय तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूँ यानी कि ऋतु के आधार पर दो प्रकार से बोया जाता है।
एक शीतकालीन गेहूँ है और दूसरा है बसंतकालीन गेहूँ। शीतकालीन जो गेहूँ है, ये गेहूँ विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में बोया जाता है, यानी कि दुनिया भर के लगभग 80% भाग में शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। और जहाँ पे जाड़े के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है, हिमपात ज़्यादा होता है, तो वहाँ बसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है। शीतकालीन गेहूँ, ये गेहूँ शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इसे काट दिया जाता है। ये मुख्य रूप से मध्य और निम्न अक्षांशों में उपजाया जाता है। मध्य और निम्न अक्षांशों के अंदर इस गेहूँ को उपजाया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80% जो गेहूँ है वो शीतकाल के अंदर बोया जाता है। और ये प्राय गेहूँ होता है, इसका दाना होता है वो मुलायम होता है। अब दूसरा गेहूँ है जो बसंतकालीन गेहूँ है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय के उन भागों में जहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों में बोया जाता है, यानी हिमपात ज़्यादा होता है तो शीतकाल के अंदर वहाँ गेहूँ का उत्पादन नहीं हो पाता है। इन क्षेत्रों में बसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है। ये अपेक्षाकृत कम समय में तैयार होता है। जो बसंतकालीन गेहूँ हैं वो कम समय में तैयार हो जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का 20% जो गेहूँ है, कुल उत्पादन का 20% गेहूँ है वो बसंतकालीन में होता है। यदि गेहूँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो विश्व के अंदर गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और दूसरे नंबर पर भारत करता है। भारत और चीन विश्व के सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राष्ट्र है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ कनाडा और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का भी भाग है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका है और ब्राज़ील, अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान है, वहाँ पर भी गेहूँ की कृषि की जाती है। तो गेहूँ है वो यानी कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच मुख्य रूप से उत्पन्न किया जाता है। और कुल उत्पादन का 90% गेहूँ उत्तरी गोलार्ध में और मात्र 10% गेहूँ दक्षिणी गोलार्ध में बोया जाता है। यानी कि गेहूँ का उत्पादन देखें तो सर्वाधिक गेहूँ है वो उत्तरी गोलार्ध में बोया जाता है। ऑल ओवर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य गेहूँ मुख्य रूप से उत्पन्न किया जाता है। यदि अपन गेहूँ के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला राष्ट्र है वो चीन है। चीन विश्व का सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन करता है, जिसमें चीन के अंदर 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से गेहूँ की कृषि होती है। जिसमें पहला क्षेत्र है हुआंगो का मैदान। हुआंगो का मैदान जो शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। देखो चीन के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूँ हुआंगो का जो मैदानी क्षेत्र है, हुआंगो नदी है, उसमें शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी लोएश है, पश्चिमी लोएश उसमें भी शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। और फिर इसके अलावा यांगजी, तीसरा जो मध्यवर्ती यांगजी कियांग के अंदर भी शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। और मंसूरिया का मैदान है, मंसूरिया का मैदान, वहाँ बसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है। तो चीन के ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। इसके अलावा CIS जो देश हैं उसमें भी यानी कि गेहूँ बोया जाता है। पूर्वी जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है उसमें भी गेहूँ का बोया यानी कि गेहूँ की उत्पादन किया जाता है। इसमें अमेरिका और कनाडा के अंदर, अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है, वहाँ पर उसके आसपास गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। कनाडा में भी यानी कि विनिपेग जो गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी है और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो विश्व के अंदर गेहूँ का उत्पादन चीन सर्वाधिक करता है। दूसरे नंबर पर यानी कि भारत है। भारत में भी गेहूँ का उत्पादन है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद प्रति हेक्टर उत्पादन देखें तो पंजाब में और हरियाणा में भी उत्पादन होता है।
तो भारत के अंदर भी उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा बिहार का भाग है और राजस्थान है, कुछ मध्य प्रदेश का भाग है और कुछ दक्षिणी भारत में भी यानी कि गुजरात है, इन राज्यों के अंदर भी गेहूं का उत्पादन होता है। यदि अपन पश्चिमी यूरोप की बात करें तो सालों भर हल्की वर्षा के बावजूद यहाँ गेहूं की गहन कृषि की जाती है और गेहूं का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। पश्चिमी यूरोपीय जो राष्ट्र है, फ्रांस है, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों के अंदर प्रति हेक्टेयर जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यहाँ गहन कृषि की जाती है। फ्रांस इस क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और एकमात्र निर्यातक भी है। फ्रांस सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूरोपीय देशों में गेहूं का उत्पादन करता है और अधिकांश गेहूं का निर्यात कर लेता है। इसके अलावा भी पेरिस का बेसिन है जहाँ पे कृषि के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस के अंदर पेरिस बेसिन गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अन्य जो डेनमार्क, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ पर भी गेहूं की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर गेहूं की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ प्रमुख गेहूं क्षेत्र प्रेरी प्रदेश हैं। ये जो प्रेरी घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है, जो 1500 किलोमीटर लंबा और 300 से 800 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ है। इस क्षेत्र में यानी कि जाड़े का तापमान काफ़ी कम रहने के कारण बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान के अंदर जहाँ सर्दियों के मौसम में तापमान कम रहता है, इसीलिए यहाँ बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। और प्रेरी प्रदेश के ठीक दक्षिण में दूसरा महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादन क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और यहाँ पे सैक्रामेंटो शान या जोएकिन नदी घाटियों में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है और सैन फ्रांसिस्को इस क्षेत्र की प्रसिद्ध गेहूं की मंडी है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में रेड नदी की घाटी को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। कनाडा के अंदर जो रेड नदी की घाटी है वो विश्व की टोकरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। कनाडा के अंदर विनिपेग इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है। विनिपेग दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहलाती है, जो कनाडा के रेड नदी घाटी के पास स्थित है। यहाँ गेहूं का व्यापार करने यानी व्यापार के लिए मॉन्ट्रियल पतन से होता है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल पतन है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं स्तर पर निर्यात भी गेहूं का होता है। इसके अलावा यदि अपन CIS की बात करें, CIS देशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो काला सागर के उत्तर और उत्तर पूर्व में है। CIS जो देश हैं वहाँ काला सागर के उत्तर और उत्तर पूर्व में है। यहाँ चेरनोजम मिट्टी पाई जाती है। चेरनोजम मिट्टी जो गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूलन मिट्टी है। इसका विस्तार स्टेपी के मैदान में डैन्यूब नदी से लेकर येनेसी नदी तक है और CIS देशों में यूक्रेन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। अब यदि भूमध्य सागरीय प्रदेशों की बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में गेहूं की कृषि के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रदेश में स्पेन में जमोरा प्रदेश जो स्पेन का अन्न भंडार कहलाता है, स्पेन में जमोरा प्रदेश जो स्पेन का अन्न भंडार है। इटली में लोम्बार्डी का मैदान है, पो नदी का मैदान गेहूं की कृषि के लिए यानी सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, उरुग्वे के पंपा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी प्रांत व दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत और भूमध्य सागरीय तट आदि में भी गेहूं की कृषि की जाती है। तो ये गेहूं के
प्रमुख उत्पादन यानी कि क्षेत्र थी। अब गेहूं का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस तरह होता है? यदि विश्व के अंदर गेहूं के व्यापार में आने वाले खाद्यान्नों में गेहूं है वो ये प्रथम स्थान रखता है, और विस्तृत कृषि वाले देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भूतपूर्व सोवियत संघ गेहूं के प्रमुख निर्यातक देश कहलाते हैं। यूरोपीय देश जापान, चीन, भारत, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि गेहूं के प्रमुख आयातक देश हैं, और सबसे बड़ा आयातक देश है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में गेहूं की कृषि बहुत कम होती है और ज़्यादातर आयातित गेहूं पर निर्भर होता है। तो ये विश्व के अंदर जो गेहूं है उसका उत्पादन क्षेत्र और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किस प्रकार होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। गेहूं के बाद में दूसरी फसल है चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जबकि विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है, लेकिन इसकी कृषि उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि चावल की कृषि सबसे पहले 7000 वर्ष पूर्व चिंगजियांग डेल्टा से आरंभ हुई थी। यानी आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व चीन के चिंगजियांग डेल्टा से आरंभ हुई थी। उसके बाद में इसका विस्तार शेष दक्षिण और दक्षिण पूर्व भागों में भी होता गया, और वर्तमान समय के अंदर आज भी चीन सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पर भारत है। यदि चावल की भौगोलिक दशाओं की बात करें तो इसमें तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा इसमें 125 से 200 सेमी तक ये वर्षा होनी चाहिए, और वो भी नियमित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर चावल की कृषि है वो वर्षा आधारित नहीं होती है। पर्याप्त सिंचाई वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है, और इसकी गहन कृषि होती है जहाँ समतल यानी कि मैदानी भाग हो, जोतों का आकार समतल होना चाहिए, और छोटे जोतों के अंदर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा इसमें यानी कि खेतों में जल भरा रहे, परंतु ऐसा ना हो कि जल बंधा हुआ हो या ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। जल खेतों में भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन बंधा हुआ या ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। मिट्टी इसमें दोमट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ रहती है, और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल में ज़्यादातर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसको 2-3 तरीके से यानी बोया जाता है। जैसे एक तो छिड़काव करके, जिसको कहते हैं छिड़काव विधि कहते हैं, और एक विधि होती है जो रोपण विधि, जो इसकी उपज होती है नर्सरी करके उसमें रोप दिया जाता है। श्रमिक तो कतार के रूप में ज़्यादातर रोपण विधि काम में ली जाती है। कतार के रूप में श्रमिक रोपण विधि के द्वारा चावल लगाते हैं, और रोपण विधि ज़्यादा काम में ली जाती है, इसीलिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तीसरी है हल चलाकर, जो पहाड़ी ढलानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ छिड़काव और रोपण विधि काम में नहीं आती है, जल नहीं ठहरता है, तो उसके लिए ज़्यादातर ये हल चला करके विधि काम में ली जाती है। तो चावल 3 तरीके से बोया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर इसमें बोते वक्त, निराई गुड़ाई करते वक्त ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए सस्ते श्रमिक है वहाँ पर चावल की कृषि अधिक की जाती है। भारत में भी सस्ते श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और यहाँ पे
ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भारत जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसमें चावल की कृषि की जाती है। चावल के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता की यदि अपन बात करेंगे तो विश्व में धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 45.16 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जो विश्व के कुल धान क्षेत्रफल का 29.16% है। यानी विश्व के कुल चावल का 29.16% है वो भारत में चावल बोया जाता है। वर्तमान समय के अंदर चीन भले ही अव्वल है, दूसरा स्थान है वो, यानी कि अभी वर्तमान में भारत में है, लेकिन प्रथम स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया और चौथे स्थान पर बांग्लादेश है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में 32% धान की खेती की जाती है। भारत में कुल जितना भी शुद्ध बोया गया धान की कृषि है, चावल है, उसमें से 32% भाग पर यानी चावल की कृषि होती है। यानी इंडिया के अंदर 32% भाग पर चावल की कृषि होती है। विश्व के 29.16% चावल भारत में बोया जाता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल गौरव यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल का गौरव प्राप्त होने वाले भारत में चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मात्र 2.98 मीट्रिक टन है, जो चीन की चावल उत्पादकता है वो 6.38 मीट्रिक टन के आधे से भी कम है। यानी सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चीन की है और भारत की प्रति हेक्टेयर उत्पादन चीन से आधे से भी कम है। क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन उत्पादकता कम है। चावल सर्वाधिक उत्पादकता संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। उत्पादकता की दृष्टि से यूरोपीय संघ दूसरा स्थान रखता है और चावल सबसे कम उत्पादकता नाइजीरिया में होती है। तो ये चावल के उत्पादकता सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक कहाँ होता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब कल अपन चावल के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, भारत में कहाँ कहाँ होते हैं, चीन में कहाँ कहाँ होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।